नाज़रीन आदाब। इन दिनों एक किताब बहुत चर्चा में है, ब्लड स्पीक्स टू, लहू बोलता भी है। और इस किताब के मुसन्निफ़ हैं जनाब सैयद शाहनवाज़ अहमद कादरी साहब, और वो इस वक्त हमारे साथ हैं। तो शाहनवाज़ साहब बताएं कि कैसे लहू बोला और क्या सोचकर आपने कलम उठाया। कातिल ने एहतियात से पोंछे थे अपने हाथ, उसको खबर न थी कि लहू बोलता भी है। वाह। जब इस मुल्क की आज़ादी के दास्तान पढ़ने की कोशिश की तो यूँ लगा कि जैसे लाखों मुसलमानों ने खून नहीं बहाया था बल्कि पानी बहाया था। हिंदुस्तान के जो हिस्टोरियंस हैं जी, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये सब के सब एक जुनून में आकर सड़क पे खड़े हो गए और अंग्रेज़ों की गोली का शिकार हो गए। हकीकत ये है कि 1857 के बाद जी, और उससे पहले भी, मैं 57 इसलिए नहीं जोड़ता कि 57 के वाक़यात कुछ अलग हैं और उस वक्त निज़ाम था, उसके बाद जो हालात बने वो सारी चीज़ें अवाम ने खुद लड़ा है जी, और ये अवामी लड़ाई थी और अवाम जीती थी तो ये मुल्क आज़ाद हुआ था। जी, जितने मूवमेंट, जितने आंदोलन किताबों में दिखाए जाते हैं, मेरे पहले किसी ने भी मुस्लिम मूवमेंट पे काम नहीं किया। मैंने सिर्फ मुस्लिम मूवमेंट पे काम किया, और मुस्लिम मूवमेंट और वो मूवमेंट जिसमें कि मुसलमानों की बड़े हिस्सेदारी थी। जी, और उस अंदाज से मैंने सारे रेफरेंसेस और जितनी बुकें थी उनका कलेक्शन किया, उनको मैंने रीड किया और तब मैंने एक किताब की शक्ल दी। हमारा मकसद इसमें दो था। एक तो ये कि हमारी नई नस्लें जानती ही नहीं कि 1947 से पहले हुआ क्या था। जी, तो हमें नई नस्लों को ये भी बताना था कि 1857 के बाद 1947 तक क्या हालात और क्या वाक़यात थे, और उस दौरान मुसलमानों के हालात क्या थे, और मोमेंट में मुसलमान क्यों लड़ रहा था, और अंग्रेज़ क्यों सिर्फ मुसलमान का दुश्मन था। अंग्रेज़ अफसरों के बहुत से मैंने रेफरेंसेस कोट किए हैं जिसमें वो अपने मातहत को ये कहता था, हुक्म देता था कि जहाँ मुसलमान दिखे उसे गोली मार दो। ऐसे रेफरेंसेस किताबों से हैं, और ना होते तो मेरी किताब ISBN में होती नहीं, और इस दौरान हुकूमत उसे कोई चलने भी नहीं देता। तो जब इसको मैंने फिर ये कोशिश की कि नई जो हमारी ये जो नई उम्र के लोग हैं, जो ये नए मौजूदा जो इस दौर के लोग हैं, उनको इससे वाकिफ कराया जाए। तो मैंने एट ए ग्लांस 1857 के बाद 1947 तक, जी, ये मेरा एक्सपेरिमेंट था। ये कह लीजिए कि कभी कभी जो ना तजर्बेकार होता है वो कुछ काम कर जाता है। मेरे से पहले किसी हिस्टोरियन ने जी, एट ए ग्लांस मोमेंट नहीं लिखा। मैंने 34 पेज में 90 साल को एट ए ग्लांस लिखा है कि कब क्या हुआ और क्या हालात बने। जी, एक इस किताब की जो दूसरी किताबों से अलग है, पहली बात यह कि सिर्फ मुस्लिम मूवमेंट, मुस्लिम पर्सनालिटीज़ पे, मुस्लिम कैजुअलिटीज़ पे, मुस्लिम शहीदों पर किसी ने भी किताब अलग से नहीं लिखी। हमने ये जुर्रत की, उसकी वजह ये थी कि जब हमें पूरे तरीके से साफ किया जा रहा है और हमारी जो अक्सरियत जमात है यहाँ, उसकी नई नस्लें जो हैं वो ये समझती हैं कि हमारा इसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए वो हमारे बारे में उनकी राय बदल रही थी। तो मैंने उनको ये दिखाने की कोशिश की कि हमारी इतनी कुर्बानियाँ हैं, इतने हमारे आंदोलन हैं कि तुम उसके आंदोलन में हमारी मीनार के आगे खड़े नहीं हो सकते, बौने दिखाई दोगे। और जब उन्हें ये लगेगा कि हमारे इस मुल्क को आज़ाद करने में हमारे मुस्लिम साथियों का, मुस्लिम भाइयों का, मुस्लिम कौम का इतना बड़ा योगदान है, इतना कंट्रीब्यूशन है, तो एक बार वो सोचने पर मजबूर होगा कि नहीं, इनके साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि मेरी इस किताब के आने के बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने आज़ादी की लड़ाई पर बात करना बंद कर दिया। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है।
अच्छा। अब वो इस पर बात नहीं करते, जी। क्योंकि किताब आने के बाद इतने जवाब मिलने लगे कि उन लोगों के पास जवाब का कोई हल नहीं था। हाँ, नई नस्ल को तो कुछ भी मालूम नहीं था, तो नई नस्लों में एक जागृति पैदा हुई, एक अवेयरनेस आया, और लोग हमारी हिंदी के एडिशन 2, उर्दू के एक एडिशन तकरीबन अब दूसरी इंशाल्लाह छपने जा रही है। लेकिन हिंदी इलाकों में, जिसे हिंदी पट्टी कहते हैं, उनमें तो ये पूरे तरीके से तो कोई किताब न जा पाती है, लेकिन मैसेज जाता है। तो लेकिन ये जो जिसे ये कहते हैं कि जिस हाँ इंग्लिश या मुकामी ज़बान ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उसके लिए हमको इंग्लिश में ये किताब लाना पड़ा। और अल्लाह का शुक्र है कि ये किताब कुछ हिंदी और उर्दू के मुकाबले बहुत मामलों में इस इलाके के कुर्बानियों और आंदोलन को शामिल करते हुए आई है। जी। पहली किताब हमारी हिंदी की जो थी, उसमें 1266 पर्सनालिटीज थी मुस्लिम। उर्दू की आई 2019 में तो 1700 प्लस हुआ, और जब हमारी अंग्रेजी की आई है तो मुस्लिम पर्सनालिटी 2400 प्लस है। तो इस रिसर्च में दूसरी बात, मेरी किताब में दक्कन का इलाका जहां हम बैठे हैं, जी। इन इलाकों को स्वतंत्रता के आंदोलन में बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया। उसकी 2 वजह थी। जबकि इस इलाके का मुसलमान दोहरी मार खा रहा था, निजाम की मार अलग खाता था और अंग्रेज हुकूमत की मार अलग खाता था। लेकिन किसी हिस्टोरियन ने जो आज ये बन गया है नया सूबा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना जो अब हो गया, महाराष्ट्र का भी, हालांकि महाराष्ट्र के मराठी ज़बान में बहुत से किताबें आईं और उसमें जिक्र कुछ अच्छा खासा था, लेकिन इन स्टेटों का बिल्कुल ही जिक्र भी नहीं था, आंदोलन भी नहीं, बहुत कम था, और जो शहीद थे उनके नाम भी नहीं थे। तो हमने वो कोशिश की कि इस इलाके में, चूँकि इंग्लिश में आई है, तो ये इलाका वाकिफ हो जाए कि हाँ ये भी हिस्सेदार थे इस मुल्क की आज़ादी में, और उसमें मुसलमान शहर फहरिस्त हैं। ये मैंने कोशिश की है और उम्मीद है कि सामाईन को पसंद आएगी। जी, बहुत बड़ा काम किया है आपने। आपकी बातों से ये अंदाज़ा हुआ कि आपने लहू, इसका उन्वान लहू रखा, तो मुझे भी एक कैसर जमाल के चंद मिसरे याद आ रहे हैं, और मैं उसी पे अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जालिम को रास आ गया खंजर लहू लहू, आँखों में तैरने लगे मंजर लहू लहू। और ये मेरे दौर का है अलमिया अजीब सा, मुफलिस लहू लहू है तवंगर लहू लहू। और शोहरत पे मेरे रश्क ज़माने को क्यों हुआ, शोहरत पे मेरी रश्क ज़माने को क्यों हुआ, देखा नहीं किसी ने भी बिस्तर लहू लहू। तो आपने काफ़ी मादरत के साथ एक शेर मुझे और याद आ गया। जी। मेरी कलम में अगर मेरा लहू नहीं होता, ये वाक़यात भी हूबहू नहीं होता। वाह वाह, बहुत खूब जी। बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, मशकूर व ममनून हैं कि आपने हमसे बात की और लोगों को बताया कि लहू बोलता भी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।